इंडियन जहां पर भी दुनिया में जाते हैं वहां पे नाम रोशन हो जाता है। बड़े बड़े कंपनीज पोजीशंस पे आप देखो इंडियन ओरिजिन के बंदे, चाहे उनकी नेशनलिटी बदल क्यों ना गई हो, अच्छाई की तरफ, तरक्की की तरफ इंडियंस का नाम पहले आता है। वैसे ही दूसरी ओर पे आप देखिए कि कोई क्रिमिनल माइंडेड है और वो इंडियन ओरिजिन का है, वो कैसा खतरनाक होगा। वो इंडियन आईक्यू अगर क्रिमिनल वर्ल्ड में इस्तेमाल हुई तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। मैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ ऐसे लोग की जो कि पूरे इंडिया को हलचल में ला दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आज कोई फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं कुछ ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर आजकल मूवीज बन रहे। व्यूअर्स, एक इंडियन की औलाद बट अ फ्रेंच नेशनल जिसका नाम है चार्ल्स सोब्राज। नाम याद रखिए क्योंकि ये बंदा ना ही सिर्फ यूरोप को उठा के बिठा दिया था, मगर पूरे इंडिया को उसके पीछे लगान के वैसा भगा दिया था। ये पैदा हुआ था एक छोटे से शहर में, मगर फ्रेंच नेशनल उसके यूथ में बन गया था। चार्ल्स सोब्राज की कहानी बहुत ही ट्विस्टिंग के साथ है। अरे इसे टाइटल द बिकिनी किलर का दिया गया था, और तो और इससे द किंग ऑफ तिहाड़ कहते थे। वो जेल इंडिया का सबसे बड़ा जेल, वहां का किंग मानते थे इसको। एक फ्रेंच नेशनल को इंडिया का किंग ऑफ तिहाड़ क्यों कहते थे? चार्ल्स सोब्राज 1950-60s में छोटे छोटे क्राइम्स करता था, पिक पॉकेटिंग, बर्गलरी, और जिसकी वजह से 1963 में इसे एक छोटे से जेल में डाल दिया गया था। और वहां पे ये लोगों को समझना शुरू करा, ये जानना शुरू करा इसके युद्ध में कि जेल कैसा काम करता है, पुलिस स्टेशन कैसा काम करता है, लोगों का दिमाग कैसा काम करता है। यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया है। एक आम सा जेब काटने वाला बंदा उसके बाद एक हिप्पी ट्रेल शुरू कर लेता है। हिप्पी ट्रेल यानी यहाँ से यूरोप से साउथ की तरफ गया, फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आया, क्योंकि ये बोला कि भाई इंडिया की तरफ जाते वहां पे अपने को हिप्पीज मतलब नशेड़ियां बहुत मिलेंगे और हमारे वैसे लोगों के तो बहुत मिलेंगे। आप लोग यूजुअली देखते होंगे मूवीज में, सीरीज में, जिधर ये हिप्पी टाइप के लोग हैं जो नशेड़ी है, जो बस एक कोने में पड़े हुए रहते और पीस ब्रो बोलते रहते, उनका ये हिप्पी ट्रेल बन गया था। ये क्या किया, ये देख लिया कि साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे वेस्टर्नर्स ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, वेस्टर्न बैकपैकर्स है, तो यहाँ पे ये उसके कैनेडियन लवर के साथ मिलके बहुत सारे लोगों को डुबाना शुरू किया। बहुत अलग अलग तरीके से ये करता था। कैसे? टूरिस्ट को नए नए मेडिसिन ऑफर करता था जिससे उनकी हेल्थ ठीक होगी, चाय के जरिए, खाने के जरिए, और उसके बाद उनको बेहोश करके ये उनका कैश और चेक्स मार देते थे, क्योंकि वो टाइम पे फॉरेनर्स के पास सिर्फ कैश हुआ करता था। कि ये बहुत प्रोफेशनल एक्ट करना शुरू करा। इसे थोड़ी बहुत पत्थरों की नॉलेज थी, तो ये क्या करा, अपने आप को जेम ट्रेडर बताना शुरू किया। ये बताता था लोगों को, टूरिस्ट को, कि इसके पास रियल जेम्स है, ज्वेलरी है, जो कि ये अनऑफिशियल लोगों को बेच रहा है, बल्कि इन रियलिटी वो कुछ भी नहीं, बस रोड छाप ज्वेल्स थे। सिर्फ लोगों को बेहोश करके उनके पैसे ही नहीं, ये पासपोर्ट्स भी चुराया करता था, डॉक्यूमेंट्स भी फोर्ज करता था। ये पासपोर्ट्स को फिर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, खुद ट्रैवल करता था, या ये पासपोर्ट्स को इलीगल दूसरों को बेचता था। और आप लोग को बता दूं कि वो जमाने में जब पासपोर्ट्स फोर्ज हुआ करते थे, मतलब वो जमाने में जब पासपोर्ट्स किसी और के लिए इस्तेमाल करते थे, उसके जरिए लोग दूसरे देशों में घुसते। टूरिस्ट को लोकल दारू महंगाई में बेचता था और टूरिस्टों के सामान चुरा के उन्हें वापस लौटा के बोलता था कि मैं तुम्हारा सामान बचाया हूँ। वाह भाई वाह, जितना भी ये पैसा ये समेटता था, ये जुए में हारता था। इसकी कला थी चुराना, मगर गैम्बलिंग में लुटाना। अब इसे द बिकिनी किलर का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि नेपाल जब ये ट्रैवल किया मल्टीपल टूरिस्ट के साथ, तो वहां पे चंद लाशें मिले और इन लाशों को खटमंडू में इसके नाम के साथ जोड़ दिया गया कि ये सोब्राज की वजह से ही ये लोग नशे में हैं और उसके बाद इसने उन्हें मार दिया। एक रिपोर्ट में आता है कि सोब्राज सिर्फ इन्हें नशे में लाता था और बेहोश कर देता था। दूसरे रिपोर्ट में आता था कि ये मार भी देता था, मगर सोब्राज उसके रियल लाइफ बायोग्राफी में बोलता है कि मैं आज तक किसी को नहीं मारा, जिसकी वजह से ये फ्यूचर में नेपाल के जेल में भी सर्व करा। अब बात आती है इंडिया में इसे किंग ऑफ तिहाड़ क्यों कहा जाता था। 1976 में न्यू दिल्ली में इसे पुलिस वाले अरेस्ट करते क्योंकि ये स्टूडेंट्स को, कॉलेज के लड़कों को, लड़कियों को ये सस्ते नशे बेचा करता था। उसके बाद इसे तिहाड़ जेल में रखा गया। अब तिहाड़ जेल में भाई इसके तेवर ही अलग हो गए। ये वहां पे ना जो लोअर क्लास के इनमेट्स है उन्हें ये पैसे खिलाना शुरू किया, तोहफे देना शुरू किया, वहां के ऑफिशियल्स को पटा के रखता था। इतना ही नहीं, अगर कोई तिहाड़ जेल में इस ऑफिशियल्स इसकी बात नहीं मानते थे तो उन्हें ये पोजीशन से हटा देता था। इतना इन्फ्लुएंस उसका बन गया था। फॉल्स केसेस ठोकता था ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, उन्हें परेशान करके रख देता था। तो ये वहां का बादशाह बन गया था। अब वो क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच नेशनल था। अब जब आप कोई दूसरी कंट्री के रहते, वहां का कॉन्सुलेट आपके ऊपर प्रेशर डाल देता कि भाई हमारा बंदा आपके पास आएगा, अरे उसको कुछ हुआ, तुम्हारी खैर नहीं। अब इंडिया के भाई रिलेशंस दूसरे कंट्रीज के साथ रहते ना, तो सुनना पड़ता उसके अंदर। पैसे तोहफे तो ऐसा देता था कि पूछो मत। इसका खाना तो अलग ही किस्म का रहता था, हमेशा बाहर का खाना खाता था। इसके काम वाले, इसके नौकर भी थे तिहाड़ जेल में। जर्नलिस्ट जो इसे विजिट करते थे वो बोलते थे कि आम इंडियन बाहर जिंदगी रोड पे इतनी अच्छी नहीं गुजार रहा जितना ये सोब्राज जेल में गुजार रहा। मस्त जिंदगी इसकी गुजारा। और उसके बाद अब बंदा भाई इतना क्रिमिनल माइंडेड, बस हो गई उसको जिंदगी
जिंदगी, मस्त अय्याशी की जिंदगी जी लिया, तिहाड़ जेल को खुद का महल बना लिया, जब चाहे जब अंदर, जब चाहे जब बाहर। अब ये एक दिन डिसाइड कर लिया कि कंप्लीटली इसको बस निकलना है यहाँ से। तो ये क्या करता, सबको खुशी में मिठाई खिलाता। क्यों? इसकी बर्थडे रहती, और मिठाई ऐसी मिठाई कि सब जेलर्स, ऑफिशियल्स और जो वहां पे पुलिस वाले थे सब बेहोश पड़े हुए थे। 1986 में ये क्या करता है, हेडलाइन बना देता है, सोबराज एस्केप फ्रॉम तिहाड़। ये क्या करता है, इसके बर्फी मिठाई में नींद का नशा चढ़ा देता है और सबको खिला देता है, जिसकी वजह से पूरा तिहाड़ का तिहाड़ जेल सो जाता है। भाई तिहाड़ जेल इतना खतरनाक जेल, जिधर बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते थे जो लोगों को खत्म भी कर देते थे, गुंडागर्दी करते, और खतरनाक, सबसे इंडिया का सबसे बड़ा जेल बोले तो आप समझो, और वहां पे ये बादशाह बन के रह रहा था। तो एक चीज तो है, ये सिस्टम जान लिया था। अब ये फ्रांस की जेल अगर काटा और वहां का सिस्टम समझ गया तो ये इंडिया में तो खेल मजाक बन गया था। ये इंडियन हेडलाइंस बना देता है और इसके पीछे लिटरली पूरी इंडिया की पुलिस पड़ जाती है। नेशनल टीवी में, इंटरनेशनल मैगजीन्स में इसके बारे में छपना शुरू हो गया। इंडिया के ऊपर थू थू होना शुरू हो गई, इंडियन पुलिस के ऊपर थू थू होना शुरू हो गई। दिल्ली से लोकल्स, हर तरफ से पुलिस इसके पीछे पड़ते रह रही थी। आज भी देखे तो चार्ल्स सोबराज के वैसे हमारे कई लोग मिलेंगे जो कि छुपे हुए हैं, अलग अलग अपना बेस बना के आते रहते हैं, और लोग ना आजकल शॉर्टकट से बहुत ज्यादा बेवकूफ भी बनते रहते हैं। एक चीज आप लोग को बता दूं कि 2025 में बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी होगी। लोग कमाने के लिए हमेशा नए नए रास्ते ढूंढते रह रहे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते, और बास वक्त बिना एक्सपीरियंस के भी उसके अंदर कूद जाते। ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी चीज में जा रहे हो तो उसका इल्म रहना जरूरी है, चाहे वो रियल एस्टेट का रहने दो, IT का रहने दो, या क्रिप्टो का रहने दो। मेरे व्यूअर्स, अगर क्रिप्टो में आप डील करते हो और एक ट्रस्टेड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म चूज करना चाह रहे हो तो वो है कॉइनस्विच। कॉइनस्विच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो कि बहुत ही वाइडली यूज्ड है। ये FIU रिकॉग्नाइज्ड है और ISO सर्टिफाइड भी है। और ये प्लेटफॉर्म की खास बात, इसके अंदर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। इसमें आप 300 से ज्यादा कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो भी SIP के जरिए। इनके पास SIP is as small as 100 rupees and that too in INR इंडियन रुपीस में आप इन चीजों को ट्रेड कर सकते हो। 2.5 करोड़ प्लस यूजर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है कॉइनस्विच। इन चीजों से आपको पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है, और यूजर्स के फंड से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स है। ISO सर्टिफाइड रहने की वजह से you can deposit larger funds without tension. Crypto products are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. तो रिसर्च करो अच्छे से और इन्वेस्ट करो रेस्पॉन्सिबली। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में और इसे एक्सप्लोर कर सकते हो और इनके फीचर्स को। बस अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करो। और जानकारी के लिए शरिया कंप्लायंट क्रिप्टो में डील करें और अपने मामलात हलाल रखें। और आखिर में गोवा में इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे या मधुकर झेंडे भी जिसे कहते हैं, वो इसे ट्रैक करते और एक रेस्टोरेंट में पकड़ते। एज यूजुअल ये गोवा में भी ना लोगों के बाइस कार्ड्स, नकली जेम्स वगैरह खरीद रहा, बेच रहा था, उन लोगों के पासपोर्ट चुरा रहा था, उनके कैश चुरा रहा था। बस टूरिस्ट ना इसके ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर ले रहे थे। अब इसको भाई फ्रेंच आ रही थी, इंडियन ओरिजिन का बाप था, माँ वियतनाम की थी, इसके ने बहुत कुछ था भाई एक्सपीरियंस। अब इंडिया के इज्जत के ऊपर आ गए तो पुलिस वाले वहां पे नहीं बख्शते। जब ऊपर से ऑर्डर आ जाता तो इंडिया के कोई भी सुरंग में रहने दो भाई, वहां से पुलिस निकाल के रहती। बस मामला ऑर्डर का और इमरजेंसी का है। इंडियन पुलिस ऐसी, आप कहीं पे भी जाओ भाई पहुंच जाती। उतना तो एक्सपर्टीज तो है भाई इंडियन पुलिस वालों में। आखिर में से ट्रैक डाउन करे, पकड़ लिए और वापस इसको जेल को लेके आए। ये ऑलमोस्ट एक 7 to 9 years यहाँ पे सर्व किया और 1997 में सोबराज को वापस फ्रांस भेज दिया गया क्योंकि वहां का कॉन्सुलेट एक तरीके से प्रेशर डाल रहा था। अब देखो भाई ये क्रिमिनल माइंड का दिमाग देखो। अब मैं जैसा बोला, एक तरफ भाई इंडियन CEOs बन रहे, कंपनीज को ऊपर लेके जा रहे, इसकी हालत देखो भाई, इसका दिमाग कैसा काम कर रहा है। अब ये वापस आया उससे होमलैंड पे। यहाँ पे ये क्या करना शुरू करा, ये बोला कि भाई मैं ऐसा शख्स जो पूरे कंट्री को उठा के बिठा दिया। इसके ऊपर जब वांटेड पोस्टर्स दीवारों पे, पिलर्स पे, हर जगह लगाए जाते थे, ये वो वांटेड फोटो के ऊपर ये अपनी सिग्नेचर और ऑटोग्राफ डालता था। भाई बंदा रहे तो ऐसा, आपकी वांटेड पिक्चर दीवार पे लगी हुई है और आप वहां पे सिग्नेचर कर रहे कि चार्ल्स सोबराज वाज हियर। ये अपने इंडियन पुलिस वालों को और गुस्से में ला दिया भाई, जिसकी वजह से इसकी लेके डबल फोड़े सो है। ऑब्वियस सी बात है भाई, होमलैंड में तो उससे पूछेंगे कि तुम्हारे को किंग ऑफ तिहाड़ बताया गया, पूरी इंडिया तुम्हारे पीछे थी, क्या था। तो ये क्या करा, ये स्टोरीज किताबों को बेचना शुरू करा, ऑथर्स को बेचना शुरू करा और उसके बाद उससे पैसे कमाया। पैसे कमा के भाई साहब फिर मैं बोला ना, चोरी करके पैसे कमाता, लुटाता था गैम्बलिंग में, वापस गैम्बलिंग में लुटाना शुरू करा। और 2003 सितंबर को ये नेपाल को जाता है और वहां पे ना ये एक मिनरल वाटर वेंचर शुरू करने की कोशिश करता है। एक तरीके से पॉलिटिशियंस को वहां के इन्फ्लुएंस करना शुरू कर रहा था, बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर रहा था। तो वहां के पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन क्या करे, बोले कि अरे भाई ये हमारे साथ चालाकी कर रहा, इनकी कुछ अनबन हो गई नेपाल में ये 2 नंबर के धंधे कर रहा था। ये लोग क्या करे, इसके 1975 के पुराने कोल्ड केसेस खोले और वापस चार्ल्स सोबराज का केस खुलता है
और इसको नेपाल में कस्टडी में ले लेते हैं। और पकड़ते कहाँ हैं, अब आप गौर करिए, इसको नेपाल के सबसे बड़े कैसीनो में इसको पकड़ते हैं और इसको अंदर डालते हैं। इसकी बुरी किस्मत भाई जुए में ही है और कुछ भी नहीं है, इंसान जुए में बर्बाद है, निकल ही नहीं पाता। नेपाल की गवर्नमेंट इसके ऊपर फुल प्रेशर डाली थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और जो है बिजनेसमैन का भाई वो मनी इन्फ्लुएंस भी था वहां पे। फ्रांस की कॉन्सुलेट नेपाल के साथ लड़ती रही अंटिल दिसंबर 2022। जी हाँ, ये बहुत लंबे अरसे तक ये जो है नेपाल में कस्टडी में रहा। इसके ऊपर डेथ सेंटेंस तो नहीं दिए, पुराने केसेस में ये बोले कि इसका नाम बिकिनी किलर था, द सर्पेंट नाम दिया गया था। ये क्या करता था, नशे करने के बाद मार देता था, मगर ये हमेशा केस लड़ते क्या, मैं कभी किसी को नहीं मारा, मैं नो डाउट चोरी कराऊंगा, मैं बेहोश कराऊंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा, मगर मैं किसी को मारा नहीं। अब ये बात भाई कोर्ट वाले जाने, कोर्ट के वर्डिक्स जाने, दोनों की दो स्टोरीज है। इसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, इसकी उम्र हो गई, सब चीज ये देख के नेपाल का सुप्रीम कोर्ट बोला कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भाई इसका ने वक्त ज्यादा नहीं दिख रहा इसकी जिंदगी में, इसको हम छोड़ देते हैं, दिसंबर 2022 को इसको छोड़ देते हैं। चार्ल्स सोबराज वापस भाई, एक जमाने में किंग ऑफ तिहाड़ जिसको बोलते थे, ये बंदा वापस आया भाई आके फ्रांस को। ये भी स्टोरी बेचा जैसा पहले के वक्त पे किताबों में खुद की स्टोरी बेचा, ये मूवी राइटर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को अपनी स्टोरी बेचा। एक तरीके से बोल रहा था देखो भाई मेरी जिंदगी इतनी फैसिनेटिंग है, इसके ऊपर तो मूवी बन सकते हो। और एज यूजुअल अपने इंडियंस जो है ये जो है छोड़ते नहीं, इसके ऊपर भी ये लोग बनाते गए मगर दूसरे नाम से। इससे द बिकिनी किलर क्या आ गया, द बर्फी एस्केप के नाम से इसके ऊपर स्टोरीज बनाए गए। किंग ऑफ तिहाड़ बताया गया, जेल में कैसा एक फॉरेनर पूरे जेल को राज करा, कैसा इंडियंस को ब्राइब करते रहा और इंडियन सिस्टम को ही ब्रेक कर दिया, ये स्टोरीज बिकना शुरू हो गए। वेल टू बी ऑनेस्ट, अब आप हालत देखो भाई, एक फ्रेंच नेशनल आके इंडिया के सबसे बिगेस्ट जेल की वाटोला करके रख दिया, तो उसका क्या दिमाग था होगा। प्रिजन को प्लेग्राउंड बना के खेलना शुरू कर दिया था और लाइफ स्टोरी को एक सिनेमैटिक मूवी। वेल टू बी ऑनेस्ट भाई, ये एक ऐसा नहीं है जिसके जो है ना पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के थे, ऐसे कई अपने इंडियन ओरिजिन के इंडियंस है जो कि बहुत बड़े बड़े मामले करे हुए थे। मैं सोचा कि इसके साथ उनकी भी स्टोरी आपको सुना दो। नटवर लाल, बॉर्न इन बांग्रा 1912, ये बिहार का रहने वाला एक कॉनमैन। भाई ये भी क्या करता था, ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करता था। ये मशहूर क्यों है, क्योंकि ये भाई साहब क्या क्या करे आपको मालूम, फेक प्रोफाइल से ताजमहल बेच दिए, राष्ट्रपति भवन बेच दिए, पार्लियामेंट हाउस बेच दिया, भाई बंदा रेड फोर्ट तक बेच दिया। और ऐसे ऐसे फॉरेनर्स को जो कि पहचान नहीं सके भाई ये बंदा एक नॉर्मल कॉनमैन है। अब देखो भाई, कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेशन बाइंग या सेलिंग के लिए उसको कागजात चाहिए। ये समझ गया कि ये कागज में पावर है, क्यों ना ये कागज को ही हम ओन कर लेते। अब जैसा आप देखते होंगे वो फर्जी वेब सीरीज में देखे थे कि नोटों में ताकत है तो भाई नकली नोटा बनाते थे वो लोग। अब ये कागज में जब ताकत है तो ये बोला कि खत्म भाई, ये कागज को ही नकली बनाना और पूरे इंडिया को बेच देना। अब मशहूर चीज इसकी ये थी कि इसका पहला अरेस्ट 1937 में हुआ था और टिल 2009 इसके अरेस्ट होते रहे। क्यों, क्योंकि जब भी अरेस्ट होता था ये अब निकल के भाग जाता था। अब अगले वाला होशियार दीवाने का नाम है बंटी चोर। ये भाई स्कूल का ड्रॉप आउट था 9th क्लास में और वही टीनेज की एज से ये जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू कर दिया था। ये क्या करता था, घरों में चोरियां वगैरह करता था। मशहूर था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हर जगह। हाई टेक सिक्योरिटी को पार करने के लिए, बाईपास करने के लिए सर्वेलेंस, अलार्म्स, कैमरा, सब चीज। ये सिर्फ हाई एंड घरों को, लग्जरी कार्स को, गैजेट्स को ये टारगेट करता था और लूटता था। मेरे हिसाब से इसको मालूम था कि कोई भी सिस्टम के मदरबोर्ड के साथ छेड़खानी कैसा की जा सकती। बिना कोई चीज टच करे ये घर में घुसता था और सबसे पैसे वाली चीजों को ये लूट के बाहर आता था। बंटी चोर इसलिए इंडिया में मशहूर है क्योंकि ये 500 से ज्यादा इंडिया में चोरी करा था। ये क्या करता था, मॉर्निंग वॉक्स पे जाता था पैसे वाले एरियाज में, वहां पे कनेक्शंस बनाता था और देखता था कि कौन से घर वाले कैसे पैसे वाले, और उसके बाद एंट्री मारता था। और जितने बार भी इसको अरेस्ट करते थे ये सुकून से पुलिस कस्टडी के बाहर आ जाता था। अगला वाला है मंकी मैन ऑफ दिल्ली। ये मंकी मैन एक ग्रुप था दिल्ली में जो कि मशहूर था, लोगों की छतों पे चढ़ते थे। एक ब्लैक मिस्टीरियस क्रीचर का ये लोग गेटअप रखते थे और ये मंकी मैन वाली गैंग लोगों के घरों में चोरियां करते थे। और इतना ही नहीं, अगर ये चोरी नहीं कर पाए तो वो घर वालों पे हमला भी कर देते थे। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट शुरुआत में करे और समझे कि भाई ये एक बंदा होगा। बाद में इन्हें पता चला कि ये मंकी गैंग तो पूरी मंकी कैप एक गैंग बनी हुई है और ये कोई प्रैंकस्टर्स नहीं है, रियल में लोगों के घरों में ये लोग चोरी कर रहे हैं। इसके बाद जो है ये बात मशहूर हो गई, मीडिया में आ गई, एक लोगों में पैनिक पैदा हो गया और जिधर भी कोई बाल भरा हुआ क्रीचर लोगों के छतों पे दिखता था वहां पे लोग मंकी मैन चिल्लाना शुरू कर देते थे। अब मंकी मैन था भी क्यों, क्योंकि वो हरकत बंदर वाली करते थे और मंकी कैप पहनते थे। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानी द किंग ऑफ तिहाड़, द बिकिनी किलर के बारे में। आप लोग क्या सोचते हैं, ये वाकई मारा होगा या नहीं? ये पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को जो धमका है इसके ऊपर फेक स्टोरी डाल के इसको अंदर ही कंप्लीटली करा दिया। आज तो रुआब से घूम रहा भाई, खुद की स्टोरी बेच रहा और इसके साथ कई सारे चोरों की और इंडियन रॉबिनहुड की भी आपको स्टोरी सुनाया। वो कैसी दिखी कि जरा कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ। और ऐसे किराक, रॉबरी, थेफ्ट्स वाले इंडियन स्कैम्स के स्टोरीज अगर आप जानना चाहेंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और ऐसे कितने की सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके आगे लाते रहूंगा। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं, आई ट्रस्ट
ट्रस्टेड क्रिप्टो अगर प्लेटफॉर्म आप लोग देख रहे हो तो CoinSwitch इज द मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो प्लेटफॉर्म इन इंडिया। दुआ में याद रखिए मुझे, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।